गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फिजिक्स चल ही रही है। तो पिछली क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा? रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा और हॉफस्टेडर के बारे में पढ़ा। रदरफोर्ड, हॉफस्टेडर, और इन दोनों ने जो जो कहा उनके बारे में, परिणाम वगैरह, इनकी जो डेरिवेशन थी, इक्वेशन थी, सब इनके बारे में पढ़ा। तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए। 2 मतलब इस यूनिट में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है वो। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, यानी कि मेन जो बड़े क्वेश्चन पूछता है वो यहीं से पूछता है। या तो इन दोनों से पूछ लेगा, या फिर ये जो आता है ना आपकी बुक में, देख लेना, बुक उठाओगे तो बुक में दिया हुआ होगा विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट। तो अपना अगला टॉपिक यही होगा। क्या? या जो भी साइन डालें आप, विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट, इंग्लिश में भी लिख ही देता हूँ, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट, QUA, क्वाड्रपोल मोमेंट। मिटा देता हूँ यहाँ से। तो ये 3-4 टॉपिक है आपके जहाँ से बड़े क्वेश्चन पुटअप होते हैं 10 नंबर से ज़्यादा, यानी कि पूरा इन्हीं के बारे में पूछ लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं। 3-4 पार्ट में, मतलब कि मैक्सिमम इनके 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट होते हैं। तो मोस्ट ऑफली इन्हीं के बारे में पूछ लेता है। फिर इनके साथ में और छोटे क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल वगैरह हो गए, या फिर किसी चीज़ की डेरिवेशन वगैरह ऐसे पूछ लेता है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले थोड़ी सी थ्योरी है, तो वो आप लिख लीजिए। नाभिकीय विद्युतीय द्विध्रुव, नाभिकीय विद्युतीय द्विध्रुव समस्त अवस्थाओं के लिए शून्य प्राप्त होता है। समस्त अवस्थाओं के लिए शून्य प्राप्त होता है। समस्त अवस्थाओं के लिए शून्य प्राप्त होता है। लिखिए, दोबारा बोल देता हूँ। नाभिकीय विद्युतीय द्विध्रुव समस्त अवस्थाओं के लिए शून्य प्राप्त होता है, जिसे पेरेटी संरक्षण नियम से समझा जा सकता है। जिसे पेरेटी संरक्षण नियम से समझा जा सकता है। अतः नाभिकीय आवेश वितरण में चतुर्ध्रुव आघूर्ण की मुख्य भूमिका होती है। क्या होता है कि ये जो द्विध्रुव है, ये क्या होता है कि समस्त अवस्थाओं के लिए 0 होता है। अगर ये 0 हो गया तो फिर किसका मान आएगा? इसका। अतः, तो क्या लिखा आपने? अतः नाभिक के आवेश वितरण में चतुर्ध्रुव आघूर्ण की मुख्य भूमिका होती है। तो नाभिक के आवेश वितरण में चतुर्ध्रुव आघूर्ण की मुख्य भूमिका होती है। और इसकी मुख्य भूमिका क्यों होती है आप लोगों को पता ही है। ये जो पहली लाइन लिखी है अपन ने, क्योंकि द्विध्रुव लिखना मत, वैसे बता रहा हूँ, लिख लिया है। समस्त अवस्थाओं के लिए कैसा प्राप्त होता है? शून्य, 0, शून्य। समझ गए? तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण लिखिए, कितना होता है? P2। या P2 इक्वल टू 1/2
इंटीग्रेटेड 1/2 रो 3z² और 2r² या -r² dv। तो ये होता है चतुर्ध्रुव आघूर्ण। जहाँ r अभी दे रखा है r, z और v, इनके बारे में लिखते हैं। लिखो, जहाँ r आयतन अल्पांश dv की नाभिक के केंद्र से दूरी है, r जहाँ r क्या है, आयतन अल्पांश dv, आयतन अल्पांश dv की नाभिक से दूरी है। आयतन पर नाभिक के केंद्र से, नाभिक के केंद्र से, नाभिक से नहीं, नाभिक के केंद्र से, यानी कि ये नाभिक और ये केंद्र, जो दोनों के बीच की दूरी है r। नाभिक के केंद्र से दूरी है। z इस दूरी का z अक्ष पर घटक है, और z क्या है, z इस दूरी का z अक्ष पर घटक है। z क्या है, इस दूरी का, जो r दूरी है ना, इसका z अक्ष पर क्या है, घटक है। ये उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यदि आवेश वितरण विविक्त हो तो फिर क्या होता है? आवेश वितरण कैसा हो? विविक्त हो। यदि आवेश वितरण विविक्त हो तो क्या होता है? तो कुछ भी नहीं होता। Q बराबर क्या हो जाता है? Q बराबर रो dV। आवेश जहाँ Q बराबर E, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इक्वल टू E। ये क्या हो गया? चार्ज ऑफ प्रोटॉन E। यदि आवेश वितरण विविक्त हो तो Q यानी कि आवेश कितना हो जाता है? रो dV। और ये किसके इक्वल होता है? E। और E क्या होता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो पहले वाली क्वेश्चन थी ना अपनी चतुर्ध्रुव आघूर्ण की, उसमें इसका मान क्या करेंगे अपन? पुट करेंगे। ठीक है, करता है। तो P2 कितना हो गया अपने पास? 1/2 सिग्मा जहाँ तक हो e की पावर i ei 3z² माइनस r²। ये हो गया क्या? P2। यदि आवेश वितरण कैसा हो? विविक्त होने पर ei का मान प्राप्त हो गया अपने को, यानी कि Q का मान प्राप्त हो गया, Q रो और dV। और ये किसके होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। और इसका मान यहाँ रख दिया अपन ने। अब इसके बाद में कुछ थ्योरी है तो वो लिखिए। ये तो रखा रहने दो ऐसे ही। एक नाभिक चतुर्ध्रुव आघूर्ण आवेश की सममिति पर निर्भर करता है। एक नाभिक
ये जो नाभिक है ये चतुर्ध्रुव आघूर्ण की सममिति पर निर्भर करता है। आघूर्ण आवेश की सममिति पर निर्भर करता है। तो लिखिए दोबारा से सुनिए, एक नाभिक चतुर्ध्रुव आघूर्ण आवेश, एक नाभिक चतुर्ध्रुव आघूर्ण आवेश यानी कि ये की सममिति पर निर्भर करता है, सममिति पर निर्भर करता है। सममिति पर निर्भर करता है। दूसरी लाइन में लिखिए, ये तो फर्स्ट लाइन थी, सेकंड डालिए इसी में। नाभिकीय आवेश वितरण की 3 अवस्थाएं होती है। नाभिकीय वितरण की 3 अवस्थाएं होती है। वो कौन कौन सी होती है? यहाँ इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, इस फिजिक्स को यहाँ लिख देता हूँ मैं, PHYSIC फिजिक्स, P2 को यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि आगे काम आएगा। P2 इक्वल टू 1/2 सिग्मा I कहाँ से, e की पावर I 3z² माइनस r²। तो नाभिकीय आवेश वितरण कितनी अवस्थाओं में होता है? नाभिकीय आवेश वितरण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली तो कौन सी? स्पेरिकल, फर्स्ट। गोलीय, स्पेरिकल। इसमें क्या होता है? P2 इक्वल टू 0, P2 0। अगर P2 0 स्पेरिकल यानी कि ये और ये बराबर हो जाएंगे। अभी देखते हैं कैसे बराबर होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, बनाओ आप भी। ये थोड़ा गोल बनाना, आप लोग गोल बनाना मेरे से, यहाँ पे गोल बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट गोल बनेगा। एग्जैक्ट ये भी गोल बनेगा। ये दोनों कैसे बनेंगे? गोल बनेंगे। और एक्सिस कौन सा था उसके अकॉर्डिंग? ये इसके बीचों बीच जेड एक्सिस, जेड एक्स, मैं हिंदी में लिख देता हूँ जेड अक्स, इसमें क्यू। अब यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा क्यू, यानी कि P2 इक्वल टू होता है 0। अगर ये 0 तो ये तो हो ही गया 0, बचा ये 3z² माइनस ये, तो 3z² माइनस r² इक्वल टू 0, तो 3z² इक्वल टू r²। तो स्पेरिकल में दोनों कैसे होंगे? ये r और z इक्वल, बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर। तो ये साइड में नोट कर लेना, थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ मैं इन चीज़ों को ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। इसमें क्या होता है? क्यू चतुर्ध्रुव आघूर्ण होता है P2 इक्वल टू क्या होता है? 0। इस स्थिति में 0 यानी कि अगर ये 0 तो ये इधर गया, ये भी 0 हो जाएगा, बचा ये पूरा 0 टर्म, बची ये, इसको लिखते हैं 0 के बराबर। तो 3z² माइनस r² इक्वल टू 0। पक्षांतरण करो इनका, तो ये कितना हो गया? r²। ये लो। और दूसरी विधि कौन सी है अपनी? दूसरी है अपनी प्रोलेट दीर्घाक्ष गोलार्ध, प्रोलेट दीर्घाक्ष गोलार्ध। दीर्घाक्ष गोलार्ध, दीर्घाक्ष गोलार्ध। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये ऐसा होता है,
ये हो गया जेड एक्सिस, जेड एक्स, और ये एक अक्ष की तरफ थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही होता है, ऐसा ही हूँ। क्या होता है ये? कुछ ज़्यादा ही होता है। और ये कब होता है? इस स्थिति में क्या होता है? आर, आर क्या होता है? आर होता है 3z² लेस देन आर, 3z² ग्रेटर देन आर, यानी कि आर जेड से छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि दीर्घाक्ष गोलाभ में P2 यानी कि ये P2 क्या होता है? हम लोगों को पॉजिटिव प्राप्त होता है, और पॉजिटिव कब प्राप्त होगा? यानी कि इसका मान पॉजिटिव कब आएगा? जब ये वैल्यू कितनी हो? ज़्यादा हो। जैसे ये हो गया 2 मान लिया, 2 का स्क्वायर 4, माइनस इसको भी 2 मान लिया 4, 12 माइनस 4 8, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मान पॉजिटिव कब आएगा? P2 का मान जब ये Z कितना होगा? R से ज़्यादा होगा। तो Q या फिर P2 जो भी पॉजिटिव कब होगा? जब 3z² ग्रेटर देन R, ऑलवेज, हमेशा। ये कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। ये अब तीसरा है अपना ऑब्लेट। तीसरा कौन सा है? ऑब्लेट। और ऑब्लेट को हिंदी में क्या कहते हैं? लघुवक्ष गोलाभ। लघुवक्ष गोलाभ। इसमें क्या होगा? देखते हैं इसमें क्या होता है। ये जैसे जेड एक्सिस है, ये क्या हो गया अपना? जेड एक्स। ये लो, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं। ये लो, ये हो गया। इसमें क्या होगा? ये यूं होगा, थोड़ा इस तरफ, थोड़ा यहाँ से यूं। आप लोग गोल बनाना, मुझसे गोल बनानी। ऑब्लेट जेड एक्सिस। और इसमें क्या होगा? इसमें P2 की वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव कितनी होगी? नेगेटिव। और नेगेटिव कब होगी? P2 नेगेटिव कब होगा? अभी जब इसका मान ज़्यादा आया तो ये कितना हुआ था? पॉजिटिव। और अब इसको नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे? इसका मान कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव कब होगा? जब इसका मान ज़्यादा होगा, यानी कि Z लेस देन R। चलो ये चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, फिर आप लोग उस साइड में लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है। Q इक्वल टू P2। नेगेटिव कब होगा? जब 3z² लेस देन R²। इस कंडीशन में ये क्या होगा? नेगेटिव। चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होगा इस कंडीशन में? नेगेटिव। तो ये आवेश वितरण तीन तरीकों से होता है, जो हम लोगों ने कर लिया। तो क्या लिखा था हम लोगों ने उसमें कि नाभिकीय आवेश वितरण की 3 संभावनाएं होती हैं। कितनी संभावनाएं होती हैं? ये 3 संभावनाएं, गोलीय, दीर्घाक्ष और ऑब्लेट। ऑब्लेट इंग्लिश में भी लिखो तो लिख लो, परवलेट, ऑब्लेट और स्पेरिकल। यहाँ तक करो, फिर चलते हैं आगे। हो गया।
चलो मिटाता हूँ इसको और अगला स्टार्ट करते हैं इसी के बारे में। ये आपकी बातें हो गई चतुर्ध्रुव आघूर्ण के बारे में। अब इसके परिणाम या फिर बोल सकते हैं महत्व वो लिखते हैं। अब वो थ्योरी है, तो आप पेन कॉपी उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए पहली लाइन में, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान 10 की पावर -24, 10 की पावर -24 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 की पावर -28 सेंटीमीटर स्क्वायर की कोटि का प्राप्त होता है। क्या कह रहा है? नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान 10 की पावर -24 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 की पावर -28 सेंटीमीटर स्क्वायर की कोटि का प्राप्त होता है, जो कि नाभिक की त्रिज्या के वर्ग की कोटि के बराबर होता है। जो कितना होता है? जो नाभिक की त्रिज्या होती है ना, नाभिक की, सही से लिख देता हूँ, जो कि नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या के वर्ग के कोटि के बराबर होता है। नाभिक की त्रिज्या के वर्ग की जो कोटि होती है ना, उसके बराबर होता है, या फिर का होता है, ये कह सकते हैं का होता है। तो एक बार दोबारा से सुन लीजिए पूरा, कि नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान 10 की पावर इतनी कोटि से 10 की पावर -28 सेंटीमीटर कोटि का होता है, जो कि नाभिक की त्रिज्या के वर्ग की कोटि का होता है, जो कि नाभिक की त्रिज्या के वर्ग की कोटि का होता है। अब कीजिए अगली लाइन में, लिखिए ऐसे आघूर्ण तभी उत्पन्न होते हैं, लिखिए ऐसे आघूर्ण तभी उत्पन्न होते हैं जब एक या अधिक प्रोटॉन नाभिक की त्रिज्या की कोटि की दूरी पर गोलीय रूप से असममित हो। ऐसे नाभिक या ऐसे आघूर्ण तभी उत्पन्न होते हैं जब एक या अधिक प्रोटॉन, एक या अधिक प्रोटॉन नाभिक की त्रिज्या की कोटि की दूरी पर, नाभिक की जितनी त्रिज्या होती है ना, उसकी कोटि की यानी कि दूरी पर कैसे होते हैं? नाभिक गोलीय रूप से असममित होते हैं, गोलीय रूप से स्फेरिकली असममित होते हैं। तो दोबारा से सुन लीजिए और आराम से लिखिए, ऐसे आघूर्ण तभी उत्पन्न होते हैं जब एक या अधिक प्रोटॉन नाभिक की त्रिज्या की कोटि की दूरी पर गोलीय रूप से असममित हो, अर्थात नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण नाभिकीय आवेश के असममित होने को दर्शाता है। अतः नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण नाभिकीय आवेश के असममित होने को दर्शाता है। नाभिकीय चुंबकीय आवेश होता है, वो क्या दर्शाता है? नाभिक के आवेशित होने को दर्शाता है। नाभिकीय आवेश के असममित, नाभिक का जो आवेश होता है उसको कैसे दर्शाता है? नाभिकीय आवेश के असममित होने को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कि नाभिकीय आवेश कैसा है? असममित है। अब अगला टॉपिक अपना, इसके बाद में पढ़ेंगे चतुर्ध्रुव आघूर्ण। इसी का अगला टॉपिक है पेरिटी, क्षमता। अगला टॉपिक क्या है अपना? पेरिटी, समता। पेरिटी यानी कि क्षमता। समता, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरिटी, समता। पेरिटी यानी कि समता। तो लिखिए, इसमें भी थोड़ी सी हिंदी है यानी कि थ्योरी है, तो लिखिए समता, पेरिटी
समता एक क्वांटम भौतिकी का गुणधर्म है। पेरिटी क्वांटम भौतिकी का गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है। क्वांटम भौतिकी में किसी भी कण की व्याख्या एक तरंग फलन द्वारा की जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, किसी भी फलन की व्याख्या, किसी भी फलन को हम दर्शाते हैं किससे, एक तरंग फलन से। जैसे कि मोस्ट ऑफली लेते हैं यूज उसमें साई। तो लिखिए इसमें हिंदी में, समता एक क्वांटम भौतिकी का गुणधर्म है। क्वांटम भौतिकी में किसी भी कण की व्याख्या एक तरंग फलन द्वारा की जाती है। किसी भी कण की व्याख्या एक तरंग फलन द्वारा की जाती है। और ये क्या होता है, इस तरंग फलन को अवस्था फलन भी कहते हैं। जो तरंग फलन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अवस्था फलन भी कहते हैं। इस तरंग फलन को अवस्था फलन भी कहते हैं। आगे लिखिए, अवस्था फलन भी कहते हैं, अर्थात ये तरंग फलन स्थिति निर्देशांक एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है। ये तरंग फलन स्थिति निर्देशांक कौन से, एक्स वाई और जेड, इन पर क्या करता है, निर्भर करता है। पेरिटी एक द्विक उत्क्रमण का गुणधर्म है जो कि परावर्तन का कार्य करता है। यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद में लिखिए, यानी कि एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर कुछ रह गया हो तो लिख लीजिए। समता एक क्वांटम भौतिकी का गुणधर्म है। क्वांटम भौतिकी में किसी भी कण की व्याख्या एक तरंग फलन द्वारा की जाती है और इस तरंग फलन को क्या कहते हैं, अवस्था फलन भी कहते हैं। अर्थात ये तरंग फलन स्थिति निर्देशांक को एक्स वाई और जेड से दर्शाया जाता है, निर्भर करता है। एक्स, ये तरंग फलन किस पे निर्भर करता है, स्थिति निर्देशांक को एक्स वाई और जेड पर निर्भर करता है। अब लिखिए अगले बारे में, यूं एरो लगा के अगली लाइन से लिखिए, पेरिटी एक द्विक उत्क्रमण का गुणधर्म है। पेरिटी एक द्विक उत्क्रमण का क्या है, गुणधर्म है, जो कि परावर्तन का कार्य करती है। क्या कार्य करती है, परावर्तन का कार्य करती है। आगे लिखिए, इसलिए पेरिटी को दर्पण गुणधर्म भी कहते हैं। ये परावर्तन का कार्य करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए पेरिटी को दर्पण गुणधर्म भी कहते हैं। दर्पण गुणधर्म भी कहते हैं। तो पेरिटी को दर्पण गुणधर्म भी कहते हैं। अर्थात जैसे कि मान लिया x को रिप्रेजेंट कर दिया माइनस एक्स से, y को रिप्रेजेंट कर दिया माइनस वाई से और z को रिप्रेजेंट कर दिया माइनस जेड से। ये उतार लीजिए आगे, फिर करते हैं आगे। और इन स्थिति में दो अवस्थाएं संभव होती हैं। इस स्थिति में दो अवस्थाएं संभव है और वो दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो भी देखते हैं। पेरिटी इधर कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। समता यानी कि इवन पेरिटी। इधर डाल लेते हैं विषम समता यानी कि ओड पेरिटी। तो हमने जो पिछली कंडीशन लिखी थी उस स्थिति में दो संभावनाएं, ये दो कंडीशन होती हैं। अब इन दो कंडीशन में क्या होता है इनके बारे में थोड़ा लिखिए, फिर बताता हूँ आगे। इनमें क्या होता है कि जैसे कोई किसी फलन में एक्स वाई जेड की जगह लिखिए, किसी फलन में जैसे कोई फलन है अपने पास साई एक्स वाई जेड, किसी फलन में एक्स वाई जेड की जगह
माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड रखने पर या रख देते हैं तो उस फलन पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो इसे इवन पेरिटी या समता कहते हैं। किसी फलन में जैसे साई एक्स वाई जेड है, किसी फलन साई एक्स वाई जेड में, साई ब्रैकेट में एक्स वाई जेड में एक्स की जगह माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड रख देते हैं तो उस फलन पर अगर कोई इफेक्ट ना पड़े तो उस कौन सी पेरिटी कहलाती है? वो समता। जैसे समझाता हूँ, एक फलन लेते हैं, जैसे ये है अपने पास एक फलन है साई एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इनका फलन है। अब जैसे क्या करते हैं अपन, एक्स को माइनस एक्स से और वाई को माइनस वाई से रिप्रेजेंट वो रख देते हैं तो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो क्या हुआ, लिख देता हूँ, यहाँ आगे लिख देता हूँ, साई एक्स वाई इक्वल टू साई माइनस एक्स माइनस वाई। तो कोई इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट आया इनमें? कुछ नहीं आया, जैसे पहले था चेंज करने के बाद भी वैसा ही है। इसे क्या कहते हैं? समपेरिटी। ये लिखिए, फिर उधर चलते हैं। और इनकी पेरिटी कितनी होती है? पी बराबर इनकी होती है 1, इवन पेरिटी। इनकी पेरिटी कितनी होती है? P इक्वल टू पॉजिटिव यानी कि 1। अब लिखते हैं विषम फलन में, विषम समता में चलते हैं। तो लिखिए, किसी फलन साई एक्स वाई जेड में, किसी फलन साई एक्स वाई जेड में, किसी फलन साई एक्स वाई जेड में क्या करें? किसी फलन साई एक्स वाई जेड में एक्स को माइनस एक्स से, एक्स की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई और जेड की जगह माइनस जेड रख देते हैं। रख देने के पश्चात फलन पर इफेक्ट पड़ता है या फलन चेंज हो जाता है तो उसे विषम समता कहते हैं। तो फलन चेंज होता है, जैसे देखते हैं, अब एक्स की जगह क्या रखा अपन ने, जैसे रख दिया, ऊपर नीचे कर लेते हैं इनको थोड़ा सा, साई एक्स वाई और जेड। तो एक्स की जगह माइनस एक्स, इसकी जगह ये कॉमन ले लिया माइनस को, तो एक्स वाई जेड। तो साई ये लिखते हैं यहाँ से, एक्स वाई और जेड किसके बराबर आ गया? माइनस साई एक्स वाई जेड। ये क्या हो रहा है? इस पे फलन पे इफेक्ट पड़ रहा है तो इसे क्या कहते हैं? विषम समता। और इनके नीचे लिख दें इनकी पेरिटी P इक्वल टू -1 ऑड पेरिटी होती है। विषम पेरिटी ऑड पेरिटी होती है। यहाँ तक लिखिए, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया? तो ये क्षमता कंप्लीट हो गई है अपनी पेरिटी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, नाभिक, अगला चैप्टर पढ़ते हैं अपन, नाभिक के बारे में पढ़ेंगे अब। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नाभिक का कोणीय संवेग। नाभिक का कोणीय संवेग यहाँ तो मिटा देता हूँ और अगली हेडिंग डालिए, नाभिक का कोणीय संवेग। नाभिक का कोणीय संवेग। नाभिक का कोणीय संवेग, अब इसमें भी थोड़ी थ्योरी है क्योंकि इसमें वैज्ञानिकों के बारे में ये लिखना ही पड़ेगा, कौन से वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया, क्या बताया, क्यों बताया। तो लिखिए, पेन कॉपी उठाइए और लिखिए,
पाउली नामक वैज्ञानिक, कौन सा वैज्ञानिक? पाउली। पाउली नामक वैज्ञानिक ने स्पेक्ट्रम रेखा पाउली नामक वैज्ञानिक ने स्पेक्ट्रम रेखा की अति सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने के लिए नाभिक के कोणीय संवेग को परिभाषित किया। क्या किया? ये जो पाउली नामक वैज्ञानिक था, इसने क्या किया? ये स्पेक्ट्रम रेखा थी ना, इसकी व्याख्या करने के लिए, फिर इसके बारे में बताने के लिए नाभिक के कोणीय संवेग को परिभाषित किया। इसके बारे में बताने के लिए उसने क्या किया? ये जो नाभिक का क्या था? कोणीय संवेग, इसको क्या किया? परिभाषित किया। तो एक लाइन में अच्छे से लिख लिया इसको हिंदी में कि पाउली नामक वैज्ञानिक ने स्पेक्ट्रम रेखा की अति सूक्ष्म संरचना, स्पेक्ट्रम रेखा की अति सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने के लिए नाभिक के कोणीय संवेग को परिभाषित किया। अब इसके आगे लिखिए अगली लाइन में, नाभिक के कोणीय संवेग को एल या जैसे प्रदर्शित करते हैं। नाभिक के कोणीय संवेग को एल या जैसे रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। यह एक क्वांटीकृत राशि होती है और इसका मान कितना होता है? L = h कट L+1। क्या लिखा? यह एक क्वांटीकृत राशि होती है और इसका मान यह होता है। लिख लीजिए। जहाँ h कट कितना होता है? h/2π। ये भी लिख लेना उसके साइड में। h कट का मान कितना होता है? h कट h/2π। और h कितना होता है? 6.6 जूल। हो गया? अब अगली लाइन में लिखिए, नाभिकीय भौतिकी के अनुसार नाभिक न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, जो कि न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। और ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ लिया था जब नाभिक के प्रॉपर्टी के बारे में लिखा था। तो नाभिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में, तब बताया था कि नाभिक किससे बनकर बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इसने यहाँ पे क्या कह दिया कि ये इनसे दोनों से मिलकर बना होता है और उन दोनों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। लिख लीजिए। नाभिकीय भौतिकी के अनुसार नाभिक न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब इसमें एक चौथी लाइन और है, वो भी लिखिए। ये कण फर्मी कण होते हैं। कौन से कण होते हैं? फर्मी। ये कण फर्मी कण होते हैं, अर्थात इनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या फर्मी कण होते हैं, यानी कि फर्मियन। और उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या S = ऑलवेज पॉजिटिव। ये कण फर्मी कण होते हैं जिनके लिए स्पिन यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन मोमेंटम कितना होता है? पॉजिटिव 1/2। लिखिए। ये लिख लिया। फिर इसके बारे में न्यूक्लियनों के बारे में लिख लिया, चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में लिख लिया। अब लिखिए आगे, ये कण फर्मी कण होते हैं, अर्थात इनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या S पॉजिटिव 1/2 होती है। अर्थात ये कण नाभिक में चक्रण गति करते हैं। एक बार मिटा देता हूँ इनको। इनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना होता है?
और अगर क्वांटम इसका मान 1 होता है, यानी कि अगर कुछ तो बात है, तो ये कण नाभिक में कौन सी गति करते हैं? चक्रण गति करते हैं। इसलिए चक्रण कोणीय संवेग, नाभिक का चक्रण कोणीय संवेग S बराबर H कट S इक्वल टू S+1 ये होता है। तो आपको ये भी पता है कि चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि S का मान कितना दे रखा है? 1/2। तो H कट कितना? 1/2 + 1 H कट 1/2 2 मल्टीप्लाई 3/2 √3/4 कितना हुआ? H कट √3 4 का अंडर रूट कितना होगा? 2। ये तो कितना हुआ चक्रण क्वांट? ये H कट √3/2। तो ये कण नाभिक में चक्रण गति करते हैं, जिसके कारण चक्रण कोणीय संवेग कितना? S बराबर ये होता है। फिर यहाँ से उतार लीजिए, S में लिख देता हूँ यहाँ पर, ये उतार लीजिए U Q। फिर आगे चलते हैं इसके बाद। तो अब करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसकी विशेषताओं के बारे में लिख लेते हैं। क्या विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो देखते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं वो देखते हैं। अब ये भी थ्योरेटिकल है, तो वो लिखिए। पहला लिखिए कोणीय संवेग। पहला लिखिए कोणीय संवेग। पहले लिखाया था अपन ने कि कौन सी राशि होती है कोणीय संवेग? क्वांटीकृत राशि होती है। कोणीय संवेग एक क्वांटीकृत राशि होती है। कोणीय संवेग एक क्वांटीकृत राशि होती है। नाभिक का कोणीय संवेग एक संरक्षित राशि होती है, अर्थात सभी नाभिकीय विक्रियाओं के लिए कोणीय संवेग नियत रहता है। क्या है? नाभिक का कोणीय संवेग। नाभिक का कोणीय संवेग कैसा होता है? संरक्षित। नाभिक का कोणीय संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात सभी नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए कोणीय संवेग नियत रहता है। अर्थात सभी नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए कोणीय संवेग कैसा रहता है? संरक्षित या नियत रहता है। संरक्षित या नियत होता है या प्राप्त होता है। होता है भी लिख सकते हैं या फिर प्राप्त होता है बेस्ट रहता है। तो आप लिख लीजिए सभी नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए कोणीय संवेग नियत प्राप्त होता है। ये दूसरा टॉपिक था अपना, दूसरी लाइन। और इसी में विशेषताओं में तीसरी विशेषता है नाभिक का कोणीय संवेग एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी उपस्थित होती है। वो तो पहले पता चल रहा था, जैसे L लिख रहे थे, इसके ऊपर वेक्टर लगा रहे, तो क्या वेक्टर कब लगाते हैं? क्या रिप्रेजेंट करता है वेक्टर के? कौन सी राशि है ये? सदिश राशि। तो नाभिक का कोणीय संवेग एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसमें परिणाम के साथ साथ, रिजल्ट के साथ साथ क्या होता है? जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। तीन हो गई, अब चौथी लिखो। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार एक ही समय में परिणाम व दिशा, एक ही समय में एक ही टाइम में परिणाम व दिशा के यथार्थ मान ज्ञात
करना संभव नहीं है कि एक ही टाइम में परिणाम भी ज्ञात कर लें और डायरेक्शन भी ज्ञात कर लें, दिशा भी ज्ञात कर लें, यह संभव नहीं है। तो चौथी में विशेषता में हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार एक ही समय में परिणाम व दिशा के यथार्थ मान ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए नाभिकीय कोणीय संवेग को निश्चित दिशा में मापित किया जाता है। इसलिए नाभिकीय कोणीय संवेग को निश्चित दिशा में मापित किया जाता है। माना वह दिशा जेड दिशा के अनुदिश है। माना वह दिशा कौन सी दिशा है, माना वह दिशा जेड दिशा के अनुदिश है। अतः जेड दिशा में नाभिक का कोणीय संवेग, अतः जेड दिशा में नाभिक का कोणीय संवेग MLH कट, नाभिक का कोणीय संवेग ML चुंबकीय क्वांटम संख्या, और जहाँ पे ML क्या है, ये ML चुंबकीय नाभिकीय चुंबकीय क्वांटम संख्या, जहाँ L कहाँ से कहाँ वेरी करता है, -L2 + L तक। जहाँ L कहाँ तक वेरी करता है, यानी कि ML कितना मान होता है इसका, -L से +L तक टोटल ML। और अगर ये तो उसका मान होता है, अगर टोटल ML की बात करें ना अपन, टोटल ML कितना होता है 2L + 1, 2L + 1, और L अलग अलग होता ही है, आप लोगों को पता ही है। यहाँ तक कीजिए, फिर आगे करते हैं। ML कितना प्राप्त होता है, टोटल ML क्या होता है 2L + 1, F माना कि L = 3। तो L कहाँ से कहाँ तक होता है अपने पास, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव कितना हो सकता है, -3 -2 -1, 0 1 2 3। टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, और टोटल वैल्यू कितनी हो गई 7। यहाँ ये तो ऐसा हो गया। और ML वैसे काउंट करके देखते हैं, ML = 2, L कितनी है 3 + 1 6 और 7 = 7, और 7 ML का मान कितना हो गया 7। और 7 कंडीशन कौन कौन सी है, ये रही, ये नोट कर लीजिए। पहले ये कीजिए, ये फिर टोटल मान निकालिए L का 7, और 7 के बाद में 7 कौन कौन से हो गए L की वैल्यूज़, वही है। अब इसके आगे लिखिए, अतः नाभिक का अधिकतम कोणीय संवेग LZ = होता है LH कट। अतः नाभिक का कोणीय संवेग, अधिकतम कोणीय संवेग LZ, इसको सही से लिख लो, LZ = कितना होता है, LZ = LH कट। अब आखिरी लाइन और लिख लो इसकी विशेषताएं। ये लिखिए आगे, समद्रव्यमान वाले नाभिकों का कुल कोणीय संवेग कितना होता है, 0। समद्रव्यमान वाले नाभिकों का कुल कोणीय संवेग 0 होता है। समद्रव्यमान वाले नाभिकों का कुल कोणीय संवेग 0 होता है। तो यहाँ तक आपका कोणीय संवेग कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करते हैं इसके बारे में। इसकी विशेषताएं कंप्लीट हो गई है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, नाभिकीय गुण।
ये उतार लीजिए, फिर चलते हैं आगे, मिटाता हूँ इनको। अब इसके बाद में पढ़ लिया नाभिक के कोण संवेग क्या होता है, क्यों होता है, किसने बताया, हाइजेनबर्ग का। अब नाभिक का कोणीय संवेग, नाभिक का कोणीय संवेग किसका, नाभिक, नाभिक का कोणीय संवेग कितने प्रकार का होता है, ऐसे लिखते हैं 2 प्रकार। नाभिक का कोणीय संवेग 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है, पहला फर्स्ट कक्षीय कोणीय संवेग, दूसरा चक्रण कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग। नाभिक का कोणीय संवेग 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग। यहाँ तक हो गया। पहली हेडिंग डालो, कक्षीय कोणीय संवेग। कक्षीय फर्स्ट कक्षीय कोणीय संवेग और इसके बारे में लिखो एल। जब कोई आवेशित कण किसी कक्षक में गति करता है, जब कोई आवेशित कण किसी कक्षक में गति करता है तो इस गति के कारण कक्षीय कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। लिखिए, दोबारा से सुन लीजिए। जब कोई आवेशित कण कक्षक में गति करता है तो इसकी गति के कारण कौन सा कक्षीय कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। कौन सा संवेग, हम जानते हैं कक्षीय कोणीय संवेग एल। लिखिए, हम जानते हैं कि कक्षीय कोणीय संवेग एल, कक्षीय कोणीय संवेग एल, कक्षीय कोणीय संवेग एल चुंबकीय आघूर्ण के समानुपाती होता है। चुंबकीय आघूर्ण के समानुपाती होता है। चुंबकीय आघूर्ण यानी कि म्यू, और अगर कक्षीय तो इसके लगा देंगे एल के समानुपाती होता है। तो हम जानते हैं कि कक्षीय कोणीय संवेग, हम जानते हैं कि कक्षीय कोणीय संवेग चुंबकीय आघूर्ण के कैसा होता है, समानुपाती होता है। इसको डाल दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके बारे में लिखो। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल, चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल एक सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है तथा एल की तरह ही म्यू एल को भी एक निश्चित दिशा में मापित किया जाता है। समीकरण 1 से क्या दर्शाता है कि म्यू एल एक सदिश राशि है और ये भी एल की तरह ही एक निश्चित दिशा में मापित किया जाता है। पहले अपन 2-4 लाइन पहले अपन ने लिखा था इसके बारे में, विशेषताओं में, कि इसको किस दिशा में मापित किया जाता है, कि निश्चित दिशा में मापित किया जाता है। तो सही से लिखिए, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि म्यू एल एक सदिश राशि है जो कि एल की तरह ही म्यू एल भी सदिश राशि है, जो एल की तरह ही म्यू एल भी एक निश्चित दिशा में मापित किया जाता है। लिख लिया। अब इसके आगे लिखिए गणितीय रूप में, गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म।
गणितीय रूप में। अब गणितीय रूप में क्या क्या कहता है, चुंबकीय आघूर्ण को नाभिकीय मैग्नेट्रॉन की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ये लिखिए, एक लाइन है आगे। चुंबकीय आघूर्ण को नाभिकीय मैग्नेट्रॉन, चुंबकीय आघूर्ण को नाभिकीय मैग्नेट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण को नाभिकीय मैग्नेट्रॉन की सहायता से ज्ञात किया जाता है। जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण को नाभिकीय मैग्नेट्रॉन की सहायता से ज्ञात किया जाता है। म्यू एल। ये प्रोपोर्शनल का साइन हट गया तो बराबर, यानी कि ये कांस्टेंट आ गया। जहाँ जी एल, जहाँ जी एल क्या है, लांधे गुणांक है, जहाँ जी एल लांधे गुणांक है, ये लिख लिया। अब अगली लाइन में लिखिए ऐसे एरो डाल के, म्यू एल की, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल, चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल की विमा, चुंबकीय आघूर्ण की विमा या इकाई म्यू एन की फॉर्म में या रूप में होती है। तो क्या लिखना है अपने को, म्यू एल की विमा, म्यू एल की विमा या इकाई, या इकाई म्यू एन की फॉर्म में होती है या रूप में होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, म्यू एल की विमा या इकाई म्यू एन के रूप में होती है। अब म्यू एन के रूप में लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। किसकी फॉर्म में होती है, म्यू एन की फॉर्म में होती है। ठीक है, जहाँ म्यू एन नाभिकीय क्या है, ये क्या है, जहाँ म्यू एन नाभिकीय मैग्नेट्रॉन है, नाभिकीय, जहाँ म्यू एन तो लिखा ही नहीं अपन ने, जहाँ म्यू एन क्या है, नाभिकीय मैग्नेट्रॉन है, जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात किया जाता है। म्यू एन का मान भी लिख लीजिए। म्यू एन क्या होता है, 5.5 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, -27 जूल प्रति टाइम। ये म्यू एन का मान भी नोट कर लीजिए, काम आया तो आएगा ही काम। तो इसके कक्षीय कोण, और एक बात और नोट कर लीजिए यूँ एरो डाल के, कि कक्षीय कोणीय संवेग के लिए, कक्षीय कोणीय संवेग के लिए जीएल का मान 1 होता है। क्या होता है, ऐसे एरो डाल के लिखना, यूं एरो, कक्षीय कोणीय संवेग के लिए, कक्षीय कोणीय संवेग के लिए जीएल का मान 1 होता है। ये हो गया आपका कक्षीय कोणीय संवेग। अब इसके बाद में दूसरा लिखते हैं, कक्षीय
अब ये होता क्या है कि अपन ने कक्षीय कोणीय संवेग भी लिख लिया, कक्षीय कोणीय संवेग। तो ये होते क्यों हैं? जो पार्टिकल कक्षीय गति करता है, इलेक्ट्रॉन है कुछ भी, और जब चक्रण गति करता है, तो जब कक्षीय गति करता है तो ये वाला कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, और जब चक्रण गति करता है तो ये वाला कोणीय संवेग होता है। तो अब ये चक्रण गति और क्या, कौन सी वाली, कक्षीय गति, ये होती क्या है? अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि दोनों होती क्या है। कक्षीय गति जैसे कि आप लोगों को पता है अपनी पृथ्वी है, अर्थ, ये सूरज है, इसके चारों तरफ यूं चारों तरफ एक परिक्रमा लगाती है या चारों तरफ गति करती है। येलो बना दिया सन, येलो, और ये अपनी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ क्या कर रही है, गति। तो इस गति को क्या कहते हैं, कक्षीय गति। तो इस गति के कारण कौन सा कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, ये एग्जाम्पल के लिए पता चले कि कक्षीय गति कौन सी होती है और चक्रण गति कौन सी होती है। चक्रण गति, ये जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर भी तो घूमती है ना, यूं राउंड राउंड गोल गोल। तो उस गति को कौन सी गति कहते हैं, चक्रण गति, जिसके कारण कौन सा कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, चक्रण कोणीय संवेग। अपने अक्ष पर गति करने के कारण कौन सा कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, चक्रण कोणीय संवेग, अर्थात म्यू एस प्रोपोर्शनल एस, म्यू एस प्रोपोर्शनल एस। अब ये हटेगा प्रोपोर्शनल का साइन तो कुछ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, जी एस इक्वल टू एस। उतारिए यहाँ तक। अब वही लैंग्वेज वही होगी जो कक्षीय कोणीय संवेग में थी, बस इसमें वो कक्षीय गति ना करके चक्रण गति करता है। तो अगर फिर भी आप लिखना चाहें, जब कोई आवेशित कण चक्रण गति करता है तो उस गति के कारण चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। यह लिख लेना, वरना लिखते नहीं है ज़्यादातर, वो दोनों पूछता है ना, तो दोनों ही पूछता है, कोणीय संवेग के बारे में पूछता है तो ये, तो आप अगर वो लिख दोगे तो भी ठीक है, ये वाला लिख दो तो ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया ये। अब लिखा था कि म्यू एस की विमा, जैसे उसमें म्यू एल की विमा थी ना, म्यू एल की विमा ये इकाई म्यू एन की फॉर्म में होती है ना, तो यहाँ म्यू एस की विमा ये इकाई किसकी फॉर्म में होगी, म्यू एन की में, जी एस। ये लो उतार लीजिए यहाँ तक। म्यू एन का मान वही होगा जो पीछे हुआ था। और एक एरो डाल के ये ज़रूर लिख लीजिए चक्रण कोणीय संवेग के लिए, चक्रण कोणीय संवेग के लिए जैसे उसमें लिखा था ना कक्षीय कोणीय संवेग के लिए, इसीलिए उसी प्रकार उसमें GL की वैल्यू कितनी ली थी, 1 ली थी। तो इसमें भी लिखिए चक्रण कोणीय संवेग के लिए GS का मान 2 होता है, ये होता है चक्रण कोणीय संवेग के लिए GS का मान 2 होता है। अतः नाभिक का कुल कोणीय संवेग, अतः नाभिक का कुल कोणीय संवेग, अतः नाभिक का कुल कोणीय संवेग Z बराबर कितना हो गया, L प्लस L। तो नाभिक का कुल कोणीय संवेग कितना आ गया, J इक्वल टू L प्लस L। ये तो क्या हो गया,
कक्षीय कोणीय संवेग, और ये क्या हो गया, जकरण कोणीय संवेग। और याद के लिए बता दो, इसमें जो कांस्टेंट होता है ना GL, उसके लिए इसका मान +1 आता है, यानी कि 1, और इसमें कितना आता है GS इक्वल टू 2 आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे की क्लासों में पढ़ते हैं इसके बारे में। और आपकी एक क्लास में, 1 या 1.5 क्लास में आपकी 1 यूनिट पूरी हो जाएगी। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे, देखते हैं दोनों में से कौन सी यूनिट, या तो ये पढ़ लेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये थोड़ी बड़ी है तो इसी को ले लेते हैं पहले, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, या फिर रेडियो एक्टिविटी, इन दोनों में से एक लेंगे। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और रेडियो एक्टिविटी, इन दोनों में से एक लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। अगर इन चीज़ों में अगर कोई दिक्कत आई हो ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।